सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जैसे कि आपके फॉर्मूला है जो इसका F=g मास अपॉन डी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका बॉयंसी पे क्वेश्चन आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, थ्रस्ट प्रेशर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन आते रहते हैं और बार बार आते हैं। जब भी जितनी बार भी मैंने देखा हर बार क्वेश्चन आता है इस पे ना, इस चैप्टर पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर और बिल्कुल सिंपल है और छोटा भी है और ज़्यादा कुछ इतना मतलब समझने का ज़्यादा है क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें, तो आप समझोगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। तो यार सबसे पहले तो ग्रेविटेशन होता क्या है, इसका नाम से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। ग्रेविटेशन जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो बॉडी है, वो क्या है ना अपने ऊपर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं, ठीक है। तो जो फोर्स एक दूसरे के, जैसे हमने थर्ड लॉ में देखा था, थर्ड लॉ में क्या देखा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैसे ही क्या है ग्रेविटेशन है, हर दो बॉडीज आपस में फोर्स लगा रही होती हैं आप एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। उस फोर्स का हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। कोई भी दो बॉडी हो, ये और ये दोनों आपस में फोर्स लगा रही हैं। अब आप बोलोगे दोनों आपस में एक साथ आ क्यों नहीं पा रही और दोनों फोर्स लगा रही, तो क्योंकि जो फोर्स लग रही है ना इन दोनों के बीच में, एक तो एयर का रेजिस्टेंस है, ऊपर से दोनों की फोर्स जो है वो बराबर लग रही है, इसलिए दोनों आपस में आ नहीं पा रही। और एक तो हमने इनको पकड़ भी रखा है इसलिए भी नहीं आ पा रही। वैसे भी अगर इनको टेबल पे रख देंगे हम तो भी ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं आ सकती, ठीक है। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि जो फोर्स लग रही है ना वो दोनों में बराबर लग रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी जो सन है वो उठ के अर्थ की तरफ नहीं आ जाता या फिर अर्थ जो है सन की तरफ नहीं चली जाती, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो दोनों बराबर लगा रहे होते हैं, सेम क्वांटिटी की लगा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला डिराइव किया गया था हमने। वो फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है तो इसको हमने एफ ले लिया, ठीक है। एफ इक्वल टू फोर्स क्या लिया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ली मास ऑफ टू बॉडीज अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है आपका डिस्टेंस है, एम क्या है मास एक बॉडी का, छोटा एम क्या है मास दूसरी बॉडी का, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इस क्या निकलती है फोर्स निकलती है, ठीक है। इस फोर्स का जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगाया g। इस g को हमने बोल दिया ग्रेविटेशन, ठीक है। ये जो g आया इसको हमने बोला ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन g की हमने एक कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या ली जाती है 6.637 इंटू 10⁻⁻⁻, न्यूटन मीटर kg -2। तो ये इसकी वैल्यू है, ये भी आपको याद रखना 6.637 इंटू 10⁻⁻11, ये क्या है इस g की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इनको देखते हुए आपके एक केपलर नाम के साइंटिस्ट थे। केपलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स देखे, मतलब कि जो हमारी भविष्यवाणी वगैरह करते थे पहले के टाइम पे, उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था ना, तो चांद तारे उन्होंने कभी देखे, लेकिन फिर भी वो बता देते थे कि यहाँ पे ये तारा है, इस तारे को देख के आपकी मतलब जो बोलते हैं ना राशि वगैरह ये सब है, ये सब तो वो उस टाइम पे बताया जाता। तो केपलर नाम के साइंटिस्ट ने उनको पढ़ा कि भाई ये कैसे बता पा रहे हैं, ये इन्होंने ऐसे अंदाजे कैसे लगाए, ठीक है। तो ये पावर्स वगैरह जो भी होती हैं ये सारी चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, इनके ऊपर ही केपलर ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट करी, ठीक है। तो केपलर ने इनके ऊपर अपने 3 लॉ दिए इनकी स्टडी करते हुए। केपलर ने पहला लॉ दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है वो क्या है, एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रही है। एलिप्टिकल पाथ क्या होता है, जैसे ये हमारा सन है तो अर्थ जो रोटेट कर रही है वो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ये होता है एलिप्टिकल पाथ, जिसको एक्लिप्स सुना होगा ना आपने, मैथ्स में एक्लिप्स होता है, वही एलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। सेकंड लॉ ये दिया कि मतलब कि अगर टाइम बराबर है ना, कि मान लो सेकंड लॉ क्या कहता है, जैसे कि ये हमारी अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि यहाँ पे उसने 3 घंटे लिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए,
तो ये वाला जो डिस्टेंस है, और अगर उसने यहां पे भी 3 घंटे लिए तो ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये था इसका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ था कि थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। इसका सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखना कि थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड लॉ जो है ना केपलर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आता है। मतलब ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला आप याद रखना। आर क्यूब क्या है, मतलब कि डिस्टेंस का क्यूब और टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है। जब भी अर्थ वगैरह रोटेट कर रही होती है, मान लो ये अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, सन है, यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रही है, तो डिस्टेंस का क्यूब मतलब आर क्या होगा, ये रेडियस, इसका क्यूब लेंगे तो टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लो आपको दे देगा किसी बॉडी का टाइम पीरियड आपको दे दिया उसने कि 6 था, ठीक है, उस टाइम पे उसकी रेडियस मान लो आपको दे देता है वो 8 थी, ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि अगर हम टाइम पीरियड को ट्वाइस कर देते हैं तो रेडियस में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं आपको, रेडियस में कितना चेंज आएगा, 4 टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या हो रही है, टाइम पीरियड क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसलिए रेडियस क्या होती है आपकी 4 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपके केपलर के कुछ लॉ थे। नेक्स्ट अब हमने देखा कि 2 बॉडीज आपस में फोर्स लगा रही हैं, तो जो आपकी जो अर्थ फोर्स लगा रही है उस फोर्स को क्या नाम दिया जाए, उस फोर्स को हमने नाम दिया ग्रेविटी। जैसे आपने सबने वो चीज सुनी होगी कि न्यूटन एक पेड़ एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने बोला कि नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उन्होंने वहां से डिस्कवर कर दिया कि नीचे कोई भी फोर्स लग रही है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। जैसे आप कुछ भी फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा हमेशा, है ना। तो ये सबको पता है कि क्यों आता है, ये ग्रेविटी की वजह से आता है। ठीक है, तो ग्रेविटी किसने डिफाइन की थी, न्यूटन ने डिफाइन करी थी। और ग्रेविटी के उस पे ही इन्होंने क्या बताया कि जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको आप 10 भी ले सकते हो, अगर ना दिया हो 9.8 तो इजी करेक्शन के लिए इसको राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी डेफिनेशन सबको पता होगी, फोर्स विच अर्थ अप्लाइज ऑन एनी बॉडी। ठीक है, और ग्रेविटी की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टाइड्स की अकरेंस। टाइड्स जो होती है ना, हाई टाइड, नीप टाइड, तो ये जितनी भी टाइड फॉर्मेशन होती है ये किसकी वजह से होती है, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। अर्थ जो है और मून जो है दोनों आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं, तो वो क्या फोर्स जो लगती है उसकी वजह से क्या होती है, टाइड की अकरेंस होती है। उसके बाद में कोई भी थिंग जो है वो नीचे गिर रही है, ऊपर नीचे गिर रही है, वो भी क्या है, टाइड की वजह, ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ठीक है, ये कुछ इनके एप्लीकेशन थे। और ग्रेविटेशन के एप्लीकेशन क्या है कि अर्थ जो आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है, सन वगैरह जो मून वगैरह रोटेट कर रहे हैं अर्थ के साइड में, ठीक है, बाकी चीजें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। और बस ये आपका ग्रेविटी हो गया। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो थ्रस्ट को देखते हैं हम, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है ना, बेसिकली इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया हमने, ये है असल में फोर्स ही। ठीक है, फोर्स को हम थ्रस्ट बोल देते हैं। जो फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही होती है ना ऐसे, उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं। कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर लग रही है उसको थ्रस्ट बोल देते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो थ्रस्ट क्या है, बेसिकली तो फोर्स ही है एक, जो कि परपेंडिकुलर लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो क्या है, फोर्स है जो परपेंडिकुलर लग रही है किसी भी चीज पे। जैसे ऐसे मैंने इस पे फोर्स लगाई तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लग रही है, कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल पे जो भी फोर्स लग रही होती है उसको क्या बोलते हैं, हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको हम थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। ऑलराइट, इसके बाद में आपका एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है
BUNCY, इसका नाम है बॉयंसी। तो बॉयंसी बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आपने देखा होगा कि एक आपने बाल्टी ली, उसमें आपने एक डब्बा लिया, डब्बे को आपने अंदर की तरफ दबाया, जैसे जैसे उसमें पानी भरता जाएगा तो क्या है, जैसे अंदर से वो प्रेशर नहीं लगता है, पानी प्रेशर मारता है, डब्बा एकदम उछड़ के बाहर आता है, बूम करके बाहर निकलता है ना। तो बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो वाटर है ना वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी ही फोर्स वाटर भी लगा रहा है। तो इसीलिए क्या है ना, वो डब्बा जो भी कुछ आप डाल रहे हो तो बाहर आ जाता है। अब आपने देखा होगा, अगर आपने एक सुई डाली पानी में तो सुई क्या है, डूब जाएगी। लेकिन जो इतना बड़ा शिप है वो पानी में नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि जो शिप है ना उसका जो है वो मास ज्यादा है, ठीक है। मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है, उस पर जो फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा है वो फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर नीचे फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो उसको अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा मिल रही है। अपवर्ड फोर्स ज्यादा मिल रही है तो क्या है, वो ऊपर तैर रहा है। और जो सुई थी आपकी वो क्या है, फोर्स नीचे कम लगा रही है। नीचे अगर फोर्स कम लग रही है तो जो ऊपर फोर्स लग रही है वो भी कम लग रही है, तो पानी के मुकाबले उसको उठा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है इसका, ठीक है। और जैसे कि बॉयंसी का एक पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉयंसी है क्या, तो आपको ऑप्शन दे रखे थे कि फोर्स अप्लाइड इन लोअर डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड इन साइडवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ऐसे। तो उसका आंसर था फोर्स अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स अप्लाइड इन वाटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन लगती है। जैसे आपने नीचे फोर्स लगाया तो बॉयंसी उसके उल्टा लगेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपकी होती है बॉयंसी। बॉयंसी याद रखना हमेशा लिक्विड में ही होगी। ये नहीं कि मैंने हवा में ऐसे प्रेशर मारा तो हवा ने वापस रिवर्ट बैक किया तो वो भी एक बॉयंसी है, नहीं, वो बॉयंसी है। बॉयंसी हमेशा लिक्विड के अंदर होगी। लिक्विड के अंदर जब भी आप फोर्स लगाओगे तो लिक्विड आपको रिवर्ट बैक देगा, वो रिवर्टिंग बैक जो फोर्स होगी उसको हम बॉयंसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कई बार पूछा जाता है, अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो एसएसबी वगैरह में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा, जो नेवी के एसएसबी देंगे उनसे पूछ लेगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो हर बंदा सुनता आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जैसे ही आपको कोई आप बोलोगे साइंस स्ट्रीम से हूं मैं, तो आपसे तुरंत तो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे आपने कोई भी बॉडी को पानी के अंदर डुबोया, ठीक है। मान लो इतना हमने कंटेनर लिया, इसमें पानी भरा है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को डुबोया, ठीक है, इतना डूब गया ये। तो क्या है, इसका जो पानी इसने रिप्लेस किया, मतलब यहाँ पे पानी था पहले इतनी जगह पे, तो पानी इसने रिप्लेस किया, ठीक है, इतना पानी रिप्लेस किया। तो ये जो पानी इसने रिप्लेस किया है यहाँ से यहाँ तक का, जो इतना साइड में पानी था, जितना इसने रिप्लेस किया उतनी इसको अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ये आपका किसने बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था, ठीक है। तो जैसे आपकी शिप फ्लोट हो रही होती है, तो शिप जैसे साइड में जैसे पानी में रहेगी तो साइड में पानी को डिस्प्लेस करती जाती है, आगे बढ़ती जाएगी, पानी को हटाती जाएगी, हटाती जाएगी। जो पानी हट रहा है ना उतनी ही उसको अपवर्ड फोर्स मिल रही है, जितना पानी वो रिप्लेस करेगी उतनी ही अपवर्ड फोर्स उसको मिलेगी। अगर वो कम पानी रिप्लेस करेगी तो कम अपवर्ड फोर्स मिलेगी, कम अपवर्ड फोर्स मिलेगी तो क्या है, वो नीचे आने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। अगर वो पानी ज्यादा रिप्लेस कर रही होगी तो वो उतना ही उसको ज्यादा अपवर्ड फोर्स मिलेगी, उतने इसके ऊपर उठने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे, ज्यादा मतलब कि स्ट्रगल करोगे तो क्या है, आपको अपवर्ड उतनी ही नीचे से भी अपवर्ड फोर्स उतनी ही मिलेगी, है ना। तो नेचर भी सेम लाइकवाइज एक्ट करता है, जैसे आप नेचर को ट्रीट करोगे वैसा ही नेचर आपको ट्रीट करेगा। अगर आप ज्यादा एफर्ट मारोगे तो नेचर भी आपको ज्यादा पुश देगा, आप भी कम एफर्ट मारोगे तो नेचर भी आपको बिल्कुल पुश नहीं देगा और आप भी सुई की तरह सिंक कर जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लास्ट रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी अगर हम पानी के साथ कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव, आपके रिलेटिव कौन होते हैं, मतलब कि जो आपके सगे संबंधी हैं उनको हम रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या किसी भी पार्टिकल, किसी भी वाटर, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को अगर आपने कंपेयर करना है, अगर आपने वाटर के साथ उसको कंपेयर कर दिया तो वो एक रिलेटिव डेंसिटी है। जैसे कि हमने ली एक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, एक हमने लिया वाटर, ठीक है।
अगर हमने इन दोनों के डेंसिटी को कंपेयर कर दिया, कोल्ड ड्रिंक की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर दिया, तो इसको बोल देंगे हम रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। इसको अगर मैं आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखूं तो वो होता है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपके रिलेटिव डेंसिटी था। रिलेटिव डेंसिटी पे कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा कि वाटर की डेंसिटी इतनी है, मान लो 10 दे देगा। ठीक है, आपको पूछ लेगा लिक्विड, और जो इनकी रिलेटिव डेंसिटी है वो 12 है, तो आपसे पूछ लेगा लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, तो वो आ जाएगी 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताने भूलिएगा, वो क्या है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है, वो मिल्क की प्योरिटी को मेजर करता है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टो से ही आपको पता लग रहा हो कि लैक्टो है, मतलब मिल्क से कुछ रिलेटिव है। जैसे लैक्टिक एसिड होता है जो आपका उसमें पाया जाता है, किसमें, दही में। ठीक है, तो लैक्टोमीटर क्या होता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है। उसके बाद में एक आता है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करना है तो आप हाइड्रोमीटर से करोगे, और लैक्टोमीटर से प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करोगे। तो बस इतना था आपका ग्रेविटेशन चैप्टर। फॉर्मूला आप देख के जाना। ठीक है, और जो ये लास्ट में टॉपिक करें ना हमने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, थ्रस्ट, प्रेशर, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनेगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ऐसे आ जाएगा, शिप जो मूव कर रही है कौन से प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, और जैसे सुई वाला एग्जांपल मैंने दिया था, ये पूछ लेते हैं कि सुई क्यों सिंक कर रही है और वो सिंक क्यों नहीं कर रही। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाती हैं, तो इन सबको आप देख के जाना। बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट, प्रेशर और ग्रेविटेशन का वो फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर करके जाना। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।